जरूरत हर चीज़ देखिए। अब क्या बोलते तुम? मुझे पता ही नहीं अपन कहाँ तक पढ़ रहा था। मैं मृदा का पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव, इतना शानदार। मैंने कहा टॉपिक शानदार नहीं है। अब देखता हूँ। ओजोन छिद्र, किसके बारे में बात कर रहे थे? ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आपके पास रहेगी। पहले तो आप ओजोन को समझो। किसको समझो? ओजोन को। ओजोन है O2 से बनती है O3, हाँ। दैट इज ओजोन, ठीक है ना? पृथ्वी पर सौरमंडल है, सर। ठीक है? सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल है। इस समताप मंडल में ओजोन, इस चीज को समझो। पहले तू चीजों को समझने पर फोकस्ड कर। समझता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। ओजोन, अब एक इसके साथ ही एक और चीज समझनी पड़ेगी। हमारे सूर्य से, वैसे हमारा सूर्य बहुत खराब है। हाँ, पराबैंगनी किरणें काफी कुछ देता है। अरे बहुत, सूर्य को तुम जानते नहीं हो, ठीक है ना? तो हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरणें तो देता ही है। और उसके साथ में बहुत कुछ देता है ये। नालायक है कुल मिला के, बात इतनी सी है। नहीं सर, जब इतना कुछ देता है तो साथ वो भी देगा ना। अब देखिए, हमारा सूर्य से जो रेज आती है ना, उस रेज का स्पेक्ट्रम होता है बे नी आहा पी ना ला, बेनिहा पीनाला, ठीक है ना? बेनिहा पीनाला। ये यूं समझो कि ये बढ़ता हुआ तरंग दे रही है। क्या? बढ़ता हुआ तरंग दे रही है। बढ़ता हुआ तरंग दे रही है, ठीक है ना? दूसरी यूं कह सकते हैं कि ये घटती हुई आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति यूं बढ़ रही है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि इस बैंगनी कलर की, बैंगनी स्पेक्ट्रम की आवृत्ति ज्यादा है, तरंग देरी कम है। अब अगर आपको परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे कि इनमें से सर्वाधिक आवृत्ति किसी है, बैंगनी, आसमानी, पीला, लाल, तो आपका आंसर होगा बैंगनी, ठीक है ना? आवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब कि ये पावरफुल है। क्या है? पावरफुल, यानी कि हमारे लिए हानिकारक है। आवृत्ति ज्यादा तरंग दैर्घ्य कम होगा, ठीक है ना? हमारे लिए कम होगा, हानिकारक है, ठीक है? अब देखिए, दो चीजें और समझो ओजोन छिद्र को। पराबैंगनी किरणें जब आती है ठीक है ना, तो ये जो हमारी O3 है, इसको O1 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 में तोड़ देती है, टूट जाती है, ठीक है ना? पर इसकी एनर्जी रिड्यूस हो गई, तोड़ने में क्षमता कम होती है, ठीक है ना?
तो अब वो नीचे नहीं पहुंच पाती है, उतनी हानिकारक नहीं रही, क्योंकि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो उतनी यह हानिकारक नहीं रही। समझ में आई? हाँ सर। चलिए एक और चीज, तो जब आपके दिमाग में आता है कि भाई कि वो तो टूट गई ना, वो अब तो वापस सेलेन कैसे हो रहा मतलब? हाँ, भाई कि आपके दिमाग में आएगा कि भाई कि ओजोन तो पराबैंगनी से भी नष्ट हो रही। अब क्या कि ये क्या है, सिंगल परमाणु है। सिंगल परमाणु एक्चुअली में बॉन्ड बनाने पर आतुर रहता है, ठीक है ना? हाँ। तो ये वापस O3 बन जाते हैं। तो ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से टूटती रहती है और वापस बनती रहती है, लहर ऐसे कर चलती रहती है। तो फिर नुकसान क्या? नुकसान कब होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ से एक हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाती है, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है और कार्बन होता है। अब ये क्लोरीन क्या करती है कि O3 को O2 और O1 में तोड़ती है। अच्छा। और हम जानते हैं कि O2 अब बॉन्ड नहीं बनाएगा, अब O बचा है, इस तरह से वापस अणु मिलते ही नहीं है, ठीक है ना? तो वापस ओजोन नहीं बनेगी, क्योंकि O2 स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना? हाँ। तो अब हमारी ओजोन जो है वो नष्ट हो रही है, ठीक है ना? तो इस तरीके से यानी कि ओजोन नष्ट, इस तरीके से ओजोन नष्ट नहीं हुई, ठीक है ना? पर इस तरीके से ओजोन नष्ट हुई, दैट्स राइट। चलिए अब क्या लिखा हुआ है, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी, यानी कि ओजोन परत को क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। यस, क्योंकि ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। बिल्कुल। इन किरणों से जीवा, कृषि और जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। ओजोन परत द्वारा सूर्य की 70 से 90% पराबैंगनी किरणें रोक ली जाती है। बिल्कुल। कितनी? 70 से 90%। ये जरूर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 100% रुक गई, यहाँ पर आती है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फोरमैन द्वारा 1773 में अंटार्कटिका में देखा गया। ये 1973 मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो 70-80 का जो दशक है ना, हाँ सर, ठीक है ना, ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा काम रहा है, यानी कि हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आती है, वो भी इस समय आती है। पर्यावरण के लिए जो सम्मेलन होते हैं वो भी इसी समय होते हैं। विकास सूचना वगैरह जो अवधारणा इसी टाइम आती है, इसी समय आती है। उसी समय पता चलता है 1973 में भारत में बाघ परियोजना भी 1973 में शुरू हुई। हाँ। ये फोरमैन है तो एक ही मैन है, नाम फोरमैन है। आप यूँ मत समझिए जगह कि 4 आदमी पता लगे। अंटार्कटिका के ऊपर स्थित ओजोन परत के इस छिद्र में प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सामान्यतः सितंबर-अक्टूबर के दौरान वृद्धि देखी जाती है। सितंबर-अक्टूबर के दौरान
ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में पर्सन कोई पूछे कि भाई ओजोन छिद्र में वृद्धि कब देखी जाती है, सितंबर से अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर में, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पर्सन पूछे कि सर्दी में कि गर्मी में, हमारे लिए तो सर्दी है। अपने लिए सर्दी है, उनके लिए गर्मी का आगाज है। 23 सितंबर। एक और शब्द, डॉब्सन मीटर से ओजोन की सघनता या सांद्रता को नापा जाता है। एक शब्द और याद रखना पड़ेगा, डॉब्सन। यानी कि कैसे पता चलेगा कि परत बड़ी घटी कि ऊंची बड़ी, डॉब्सन मीटर। परीक्षा में प्रश्न पूछा कि भाई के ओजोन परत की मोटाई मापने या उसकी सांद्रता नापने के लिए कौन सी इकाई, डॉब्सन। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक है क्लोरीन, और इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म या मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायन से होती है। अब आगे से देखो, वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। एक अणु 1,00,000। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, स्कैनर, प्लास्टिक आदि ने ओजोन परत को नष्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि इनसे उत्सर्जित होने वाले रसायनों में इसकी अधिक मात्रा होती है। दूसरा, जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न हुई है। अब आपसे परीक्षा में ये भी तो एक सवाल बढ़िया तगड़ा सा सवाल है, कौन सा, कि भाई के जेट विमान के, हाँ, जेट विमान का उत्सर्जन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बात है, ये भी एक सवाल अपना बनता है ना। बनता है। चिली की भेड़ा में अंधापन, अंटार्कटिक में प्लैंकटन घास को खत्म करने की प्रवृत्ति, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवा के असामयिक विनाश का कारण भी ओजोन परत में ह्रास को माना जा रहा है। यानी 3 यहाँ फैक्ट बताए कि जो ओजोन परत के ह्रास से संबंध हो सकता है। एक तो चिली की भेड़ा में अंधापन, दूसरा बताया है कि प्लैंकटन भाई, एक्चुअली में जब वहाँ सील मछली भी कम होगी, फिर वो पेंगुइन भी कम होंगे, बहुत सारी प्लैंकटन। और तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रवाल भित्ति है, ठीक है ना। उन प्रवालों का भी मरना, उन प्रवाल भित्तियों का भी खत्म होने की प्रवृत्ति का संबंध कहीं न कहीं ओजोन से है। आर्कटिक सागर के ऊपर एक नया ओजोन छिद्र देखा गया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में होने की आशंका है। ओजोन परत में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 16 सितंबर, ये तारीख आपको याद में रखनी पड़ेगी, ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल कनाडा, जिसमें ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी रसायनों में कटौती हेतु विभिन्न राष्ट्रों में सहमति बनी। ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक आंकलन 2010 की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन गैस की सुरक्षात्मक परत के विनाश होने का क्रम अब कम हो गया है और ओजोन छिद्र का आकार अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है।
यदि इसी प्रकार वैश्विक प्रयास जारी रहे तो ये अनुमान है कि 2050 तक ओजोन स्तर पहले की स्थिति में आ जाएगा। 50। 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी अपने आप में सवाल है। बिल्कुल। ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 में। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे मॉन्ट्रियल गाइडलाइन के दो, समझौता है तो सम्मेलन। हाँ, गाइडलाइन के दो, समझौता के दो, प्रोटोकॉल के दो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन गैस के, ओजोन की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ में? हाँ। गुड। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब एक और चीज, 16 अक्टूबर 2016 को रवांडा की राजधानी किगाली, अब देश भी ऐसा चयन किया था अफ्रीकी कंट्रीज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी 197 देशों के प्रतिनिधियों ने ग्रीन हाउस गैसों हाइड्रोक्लोरोकार्बन के प्रयोग और उत्पादन को वर्ष 2045 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति व्यक्त की है। कुल मिला के बात यह है कि विश्व में जितने भी देश है, ठीक है ना, उन सभी देशों ने